नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए और कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार की जन विरोधी नीति है, इसके लिए हम सड़कों पर आते रहेंगे। उनका साफ कहना है कि नोटबंदी के 50 दिन की सीमा जाने के बावजूद भी अभी तक हालात सुधरे नहीं है, लोगों को बिल्कुल राहत नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर भाजपा का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उसको संरक्षण देती रही है कांग्रेस और इसी तरह से ये काम करना चाहता है। यही बड़ी वजह है कि नोटबंदी का विरोध किया जा रहा है, जबकि आम जन इस फैसले से काफी खुश है। सुनिए किसका क्या दावा है। हम लोग कई समय से इस बात को जनता के बीच में रख रहे हैं कि 8 नवंबर के बाद जो इस देश के लोगों से वादा किया गया था नोटबंदी को लेकर, आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का, काले धन का, वो सब वादे खोखले साबित हुए हैं। 97% जो पैसा नोट बंद किए गए थे वो बैंकों में जमा हो गया, तो काला धन फिर गया कहां? और करप्शन की जो बात करते हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां भाजपा का शासन है और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप रोज लगते हैं, उस पर कोई सफाई नहीं दे रहा है। और इसके चलते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में हम एक आक्रामक आंदोलन लगाएंगे और मांग रखेंगे कि जो पैसा जनता की गाड़ी कमाई थी वो अगर खातों में जमा है बैंकों में, उसको हम निकाल सकते नहीं है क्योंकि सीमा बंदी हुई है, लेकिन उसका उपयोग लोगों के, किसानों के, गरीबों के भले के लिए करें, ना कि चंद गिने चुने उद्योगपतियों के कर्जा माफी के। उनकी दी हुई जो देन है, उनकी जो आदतें पड़ गई हैं, वो उससे दूर कैसे जा सकते हैं? और मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं हो रहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो इसको बढ़ावा देते थे। तो जिस तरह के जीवन शैली की उनकी आदत पड़ गई है, उससे वो भिन्न कैसे हो सकते हैं? लेकिन कम से कम एक ऐसे प्रधानमंत्री आ जाए हैं जो गलत जो तरीका था उसके साथ चलना तो कितना आसान है, लेकिन ऐसे में वो गलत तरीके के विरोध में चले। अभी आपने सुना राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट और भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि जो वादे किए थे पूरे नहीं कर रहे और आमजन को परेशान किया जा रहा है। ब्लैक मनी के नाम पर पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया और समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। 97% अगर पैसा बैंकों में जमा हुआ तो कालाधन आखिर है कहां, ये सचिन पायलट ने सवाल किया। और साथ ही राज्यवर्धन राठौड़ को आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि उनकी आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं कि काले धन और करप्शन के बिना वो लोग जी नहीं सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है अपनी विरासत को बचाने के लिए। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सुशील शर्मा साहब हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि देशव्यापी हम एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं, एआईसीसी में तय होगी इसकी रूपरेखा जब 11 तारीख को बैठक होगी। नोटबंदी का बीजेपी का लगातार दावा रहा है कि देश दीवार की तरह खड़ा हुआ है सरकार के साथ में, महज ये प्रतिपक्ष का एक सगुफा है। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने लिया और देश को आज की चौराहे पे खड़ा कर दिया, आपके सामने है। आप सारी चैनल्स ने दिखाया कि किस तरह आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, शादियां टूट गई, लोग जो है लाइन में लगे हुए बीमार होकर खत्म हो गए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक सांत्वना का संदेश भी उन लोगों के नाम से नहीं दिया। अगर क्या हो जाता, अगर वो उनका मुआवजा 5-5 लाख रुपए घोषित कर देते तो एक जो उसमें चीटी भी मरती थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले तो वहां जाया करते थे और उनकी सांत्वना दिया करते थे। अब आदमी मर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, पूरे देश को लाइन में लगा दिया और उसको चोर बता रहे हैं। तो जो हालात बनाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, जो स्थितियां पैदा की हैं, उसको लेकर के विपक्ष की अपनी एक भूमिका है, विपक्ष का अपना काम है। वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में कांग्रेस ने किया है और करती रहेगी। और आज जो धरने प्रदर्शन पूरे देश में हमने किए हैं, और जैसा अभी आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री यशवर्धन जी ने क्या नाम कहा है, राज्यवर्धन सिंह जी ने, अब देखो पैसे पकड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के घरों पे, बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं नगद के साथ, नए नोटों के साथ में। आप पूरे देश में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आप पैसे ये जमा करा रहे हैं, समय से पहले जमीनें ये खरीद रहे हैं, तो काम तो इनके यहाँ हो रहा है और ओल प्रधानमंत्री जी हमें दे रहे हैं। तो जो स्थितियां बन रही है, तो आज जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम हुआ, वो एक पॉजिटिव उसमें है कि भाई आपने कोई फैसला लिया है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है, उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, तो उनको भी एक आर्थिक राहत दी जानी चाहिए। उनके लिए भी
कुछ किया जाना चाहिए। उसमें सीधी सी बात है कि गरीबों जो बीपीएल महिलाएं हैं उनके लिए 25,000 रुपए खाते में डालने की बात की है। 15 लाख का आप बात कर रहे थे गरीबों को खाते में डालने की, लोगों के हर मतदाता की। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई 25,000 रुपए डाल दो गरीब उन बीपीएल महिलाओं के लिए जो बेचारी को ये जो मंदी का दौर है, ये छटनी का दौर है, इसके अंदर जो कानून लोगों मजदूरों को उठाया जा रहा है, ऐसे उसको राहत मिलेगी। किसानों को पूरा मुआवजा जो है उनका फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजे की मांग की है। आपका जो मनरेगा है, मनरेगा जो है उसके अंदर जो है मजदूरी बढ़ाने और कार्य दिवसों को बढ़ाने की बात है, जिससे जो फैक्ट्रियों से जो छटनियों के लोग आ रहे हैं गांवों के अंदर उनको रोजगार मिल सके। और जो पिछले 2 महीने में 8 तारीख से पहले पिछले 2 महीने में 8 जो नवंबर को जिस दिन से बंद हुआ उससे पहले 25 लाख से ऊपर कितने लोगों ने पैसे जमा, उससे ज्यादा कितने उद्योगपतियों ने कितने पैसे जमा कराए हैं, वो डेटा देश की जनता के सामने रखने की बात की है। और उसमें क्या गलत कहा है, सारी चीजें रचनात्मक है। और खुद का नाम जांच में पाया गया है, खुद का नाम जांच में पाया गया है, सारा को लाभ दे रहे हैं और फटाफट जांचें करवा रहे हैं। 3 तारीखों के अंदर मामला रफा दफा करवा रहे हैं। तो ये आप कह दो ना, खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं? मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री में व्यक्तिगत आरोप है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सारा से 42 करोड़ रुपए लिए और 12 करोड़ रुपए उन्होंने बिरला से लिए। तो जांचे जहां छापे पड़ रहे हैं वहां उन्हें नाम मिल रहा है। तो जो कह रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भाई साहब आप अपनी जांच तो करा लो। आप निष्पक्ष किसी न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लो, आपकी इच्छा हो जिससे करा लो, जांच तो कराओ उसकी। देश आपसे पूछ रहा है, 125 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें जो हमारी स्थिति है, अभी वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं मनीष पारिक साहब, कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाई कि डोनेशन के रूप में या कैसे भी जो सारा, क्योंकि ये भी एजेंडा है उसमें से, और दूसरा कि कितना काला धन बाहर आया, कितने लोगों की डेथ हुई, उनको क्या मुआवजा दिया गया, कितनी नौकरियां गई। राहुल गांधी के 5 जो सवाल हैं उनको लेकर के कांग्रेस आंदोलनरत है। और दूसरा ये आरोप है कि जिन आरोपों की जांच एजेंसी के जरिए कराई गई, वो क्लीन चिट जो मोदी साहब को देने की बात कह रही है कांग्रेस, उनका साफ कहना है कि जांच किसी ऐसे व्यक्ति से तो कराइए जो निष्पक्ष जांच करा सके, क्योंकि आरोप प्रतिपक्ष का काम है। और सत्ता पक्ष भी अगर प्रतिपक्ष से किसी नेता का आता है तो आरोप लगा सकती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ। लेकिन एक जांच की जो एक तरीका होता है उससे आपका प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं है अभी। प्रतिपक्ष तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है योगेंद्र जी। आप समझ सकते हैं कि कभी ये नहीं कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर कोई अथॉरिटी इंडिपेंडेंट कोई जांच कर रही है तो उसके बारे में सवाल खड़ा करना विपक्ष की पुरानी आदत है। दूसरी बात, लीगल सेंटिटी इस बात की नहीं होती कि किसी कागज पर नाम लिख लिए जाएं। जब तक कि कोई व्यक्ति कहने नहीं आए, जब तक कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य उस पर ना हो, किसी भी कागज पर किसी भी व्यक्ति का नाम मिल जाए और उसके ऊपर फिर कॉग्निजेंस लिया जाए, वो कॉग्निजेबल हो जाए, ये होता नहीं है। ये लीगल सेंटिटी की बात है। दूसरी बात, जो प्रदर्शन है वो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने देखा अभी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, उनके जखीरे बरामद हुए, कश्मीर में पत्थर फेंकने बंद हो गए, ये सब नोटबंदी के कारण हुआ। आतंकवाद की कमर टूटी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचारी आतंकवादी को नगद वही मिले, नए नोट जिनके लिए आपने बंद कराया था, नए नोट उनके बाद मिले। कह रहा हूँ, ये तो देखिए वहां से मिले जुले किसी व्यक्ति के कारण अगर कोई जाके लाइन में लग के बदलवा लाता है और वो उससे बदल लेते हैं, तो ये तो देश के लिए ही प्रश्न का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। बरामद लोगों में जो पूछताछ हुई है, उन्होंने ये कहा था हमारे पास पैसे खत्म हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात तो साबित हुई। एक, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं जो जेन्युइन है। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचारी थे उनके जो मंसूबे हैं उन पे लगाम लगी है। आपने देखा है कि भ्रष्टाचार की घटनाओं में कमी आई है और बहुत सारे जो नोट लेन देन का मैटर था, इस तरह की कोई घटना इन दिनों प्रकाश में नहीं आई। जो आई है वो इक्का दुक्की। पहले 37 पकड़े गए थे 3 महीने में, और इन 3 महीनों में सिर्फ 7 घटनाएं ऐसी आई है। तो अल्टीमेटली इसमें भी कमी आई है। तीसरी बात, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द नोट्स है वो कुछ दिनों में ठीक होगी। जब 5,34,000 करोड़ के नए नोट मार्केट में आए हैं, अब आप देख रहे हैं कि 500 के और 100 के नोट एटीएम में उपलब्ध हैं। ऐसी दशा में कुछ धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तीसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पर जो भी कोई आरोप है वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि कोई कागज पर लिख देने से ऐसा नहीं होता, और ये काम किसके द्वारा किया गया है उसकी भी जांच होगी। और ये जो न्यायिक जांच की बात सुशील जी ने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगला कोई भी विषय ऐसा होगा तो उसमें न्यायिक जांच से भी कोई परहेज व्यक्त नहीं की गई है। तो जिस क्लीन हैंड के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी देश के दोनों आए हैं, उससे जनता को भरोसा हुआ है कि ये। दूसरी, जहां तक इन्होंने एक प्रश्न किया काला धन के बारे में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 2005 से पहले के नोट अगर बैंक नहीं ले रहे हैं
तो वो भी ले लें। तो जो ये कोई आंकड़ों का भ्रमजाल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि महज 3% नोट रह गए हैं, बाकी सब वापस आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब वो 2005 के पहले के नोटों का आकलन अगर बैंक में होगा तो ये भी अब लोगों को ध्यान आएगा कि लगभग 3 लाख करोड़ की ये डिफरेंस आएगा। अभी इसके बारे में बहुत पुख्ता कहना संभव नहीं है, परंतु मैं अंदाजे से कह रहा हूं कि 2005 के पहले के नोट जो कि राइट ऑफ किए जा चुके थे, अगर वो भी वापस बैंक में जमा हुए हैं तो इस संख्या में कुछ फेरबदल की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है एक पूरा फ्रूटफुल काम हुआ है, जिसको अब आपने ये भी सुना है पाकिस्तान ने भी ये नोट बंद किया 5,000 का। तो अल्टीमेटली अगर उनको भी लग रहा है कि इससे गतिविधि पर रोक अंकुश हो सकता है, तो जो दुश्मन देश जिसको माना जाता है जनमानस में, उसमें भी ये बात को स्वीकार किया है कि इसके कारण गतिविधि ठीक हुई है। तो ऐसी दिशा में कांग्रेस पार्टी अगर प्रदर्शन करती है तो लोगों का सवाल करना जायज है कि क्या आप काले धन के, भ्रष्टाचार के और आतंकवाद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक कोई उन दिनों हुई जो भी कोई मौतें हैं उनको साबित करना अगर संभव हो जाए कि नोटबंदी के कारण हुआ है तो मुआवजा भी होगा, लेकिन जब तक नोटबंदी की बात ही नहीं साबित हो रही है कि उसके कारण कोई मर गया है, तो जब तक मुआवजे की बात हो नहीं सकती। कांग्रेस इस प्रैक्टिकलिटी को जानती है, इसलिए जानबूझ के ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। जी चलिए महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अपने अपने दावे हैं, राजनीति में पहली बार इस तरह का रंग नहीं देखा जा रहा, अक्सर यही होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में नोटबंदी जो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा इश्यू हो सकता है। जनता की अपनी प्रॉब्लम्स है, कैश क्राइसिस है या फिर एटीएम में पैसा नहीं है, जो भी स्थितियां हैं, वास्तव में एक जर्नलिस्टिक नजर से आप कहां देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा अपनी जगह स्टैंड कर रहा है पर जनता की प्रॉब्लम मुंह बाहें खड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी को लेकर के जनता में एक जो भावना है, उन लोगों की ये भावना ये है कि कहीं न कहीं वो काला धन पर अंकुश लगेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति का समर्थन कर रहा है। अब सवाल आता है कि इसमें राजनीति का, तो राजनीति क्यों हो रही है? इसका मकसद है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तिथियां घोषित हुई है, और जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी नोटबंदी के ही एक इस महत्वपूर्ण निर्णय को अगर वो मुद्दा बनाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाएगा। तो सत्ता पक्ष जहां सफलता की बात करती है तो वहीं मतलब विपक्ष उसकी कमियों को भी गिनाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक आम व्यक्ति को कई परेशानी उठानी पड़ी है, लंबी लाइनों में उसे खड़ा रहना पड़ा है, और दूसरे और कई भी मतलब ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिसे मतलब क्या होता है, जो मौतें भी हुई है, कोई मतलब छिपी हुई नहीं ये बात है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस 50 साल के जो 50 दिन की जो अवधि का जो उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, सवाल है मेरा जनता के सब्र को लेकर के, जिस तरह से सरकार कह रही है कि दीवार मजबूत दीवार की तरह सरकार के साथ खड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं मोदी साहब ने जो लोगों से कहा था कि आप लोग थोड़ा सब्र रखिए 50 दिन के लिए, पूरे देश से आह्वान किया था उन्होंने। थोड़े हालात सुधरे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी बिल्कुल पैसा नहीं आया मार्केट के अंदर, पैसा भी आ रहा है, क्योंकि यही बड़ी वजह है कि 40-40, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लोगों के पास नई करेंसी के रूप में पकड़ा जा रहा है। पैसा है जब ही उन तक पहुंचा है। लेकिन अब लगता आपको अगर जैसे प्रणब मुखर्जी साहब ने भी कहा, देश के राष्ट्रपति हैं, कि नोटबंदी से कुछ अस्थायी रूप से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जिन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं लंबे समय तक अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो विश्वास ना टूट जाए। बिल्कुल सही है। हाँ, ये जी राष्ट्रपति ने जिस तरह से जो अपनी बताई है और उन्होंने आशंका और जो जताई है कि आर्थिक मतलब मंदी का दौर भी देश में, वो देखिए आरबीआई भी मान चुके हैं कि जीडीपी में थोड़ा उसका कारण ये भी है कि आप ये देखिएगा कि जब ये नोटबंदी जो लागू की गई है तो व्यापार, खासकर छोटे जो कारोबारी हैं, उद्योग हैं, ये सब बिल्कुल स्लप पोजीशन में पहुंच गए थे जहां प्रोडक्शन नहीं हुआ है, और ये सब स्वीकार करते हैं कि, और ये आज भी जो भी है छोटे छोटे कारोबार, यहां तक कि मतलब मजदूरों की रोजी रोटी पे भी संकट आया है। कई संस्थानों में एक सवाल है ये राहुल गांधी, ये जो प्रदर्शन है उसका एक मुद्दा ये भी है कि मोदी साहब सिर्फ इतना सा बता दें कि ये जो नोटबंदी है उसकी वजह से वास्तव में क्या एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा है, कि लोगों की फैक्ट्रियों पर असर पड़ा है, मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कुछ चीजें तो स्वीकार करे सरकार, ये भी एक प्रेशर है कांग्रेस का। बिल्कुल स्थिति ये है कि जब आपने लिमिट किसी मतलब चारों कारोबारी हो चाहे मतलब आम आदमी के,
अगर बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है, उस निर्धारित सीमा में क्या जो सीमा में है, तो क्या व्यापार संभव है? क्या किसी फैक्ट्री को चलाया जा सकता है? क्या कारोबार मतलब निकल सकता है? सुचारू रूप से चल सकता है?